हेलो स्टूडेंट्स, विनोद केमिस्ट्री क्लब में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार जहांगीर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आपको जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ ये पसंद आएगा, समझ में आएगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी सूचना प्राप्त हो जाए। सबसे पहले आपको उसका पता चले, आपके पास उसकी सूचना आ जाए। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं विटामिन से। जो हम पढ़ रहे थे विटामिन और विटामिन से होने वाले रोग, उनकी कमी से, उनके स्रोत कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो हम विटामिन्स एंड एंजाइम, क्योंकि विटामिन्स आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा और एंजाइम के बारे में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और हम जो विटामिन ए हो गया था, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया था, जिसमें विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12 है। चारों विटामिन हो गए थे कॉम्प्लेक्स, इसलिए क्योंकि विटामिन का समूह होता है वो, तो इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं ना। तो वो हो गए थे। तीसरा है विटामिन सी, यानी विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो देखो, इस सबसे पहले विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल शायद हमने इस पढ़ा भी है इसको, जब हमने एमिनो अम्ल्स पढ़े थे वहाँ पे इसका ना आवश्यक अनावश्यक एमिनो अम्ल्स पढ़े थे, तो वहाँ पे आया था ये ना। तो एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है, एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से स्टार्ट हो जाएगा, वैसे इसको देखें तो ए का मतलब ई से स्टार्ट होता है, एक ई के एक है ना, ई से स्टार्ट एस्कॉर्बिक अम्ल जो भी है। स्रोत एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी ये किससे प्राप्त होता है, जिसको विटामिन सी बोलते हैं अपन, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल को ही विटामिन सी बोलते हैं। विटामिन सी का मतलब एस्कॉर्बिक अम्ल होता है ना, इसका मतलब ये रासायनिक नाम का मतलब विटामिन सी का मतलब क्या होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्योंकि विटामिन को अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके कैपिटल लेटर ABCD आदि में दर्शाया गया है, तो इसीलिए सी का मतलब है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो किस किस से प्राप्त होता है, तो सबसे अधिक विटामिन सी जो होता है ना वो सीट्रस फल जो होते हैं ना। सीट्रस फल का मतलब होता है खट्टे फल, सीट्रस फल का मतलब होता है खट्टे फल। तो ये खट्टे फलों में प्राप्त होती है भाई, जैसे संतरा है, नींबू है, अंगूर है, खट्टे होते हैं, तो खट्टे फलों में ज़्यादातर ये पाया जाता है। इसके अलावा आंवला, अमरूद, गोभी, टमाटर लाइक खट्टे फल ही होते हैं लगभग। तो इस प्रकार से इन सभी के अंदर ये पाया जाता है। आप एक चीज़ याद रखें, विटामिन सी का स्रोत जो होता है ना वो होते हैं सीट्रस फल, यानी खट्टे फल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका रासायनिक नाम है। अब देखो इसके कार्य क्या होता है, ये क्या फंक्शंस करता है, क्या हमारे शरीर में कार्य करता है। तो ये जो विटामिन सी होता है ना वो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, इम्यूनिटी पावर इसको बढ़ाता है। ठीक, चल रहा है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए, इम्यूनिटी पावर बढ़ाइए। तो ये विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, तो इसका काम है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। घाव को भरना, चोट लग जाए उसके घाव को ये भरता है। ठीक, इसके अभाव से होने वाला जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। स्कर्वी है ना, जैसे स्कर्वी का मतलब होता है जब मसूड़े वगैरह होते हैं वो सूज जाते हैं, मुंह में सोजन आ जाता है ना। पायरिया, फिर इसके बाद में यहाँ से मवाद निकलने लग जाती है, पीक निकलने लग जाती है, तो पायरिया रोग हो जाता है। दांतों में होता है ज़्यादातर, दांतों की जड़ें सी निकल आती हैं, तो ये पायरिया रोग इसी के द्वारा होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी, विटामिन डी का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्सीफिरोल। आप याद रखें, कैल्सीफिरोल, आर्गो कैल्सीफिरोल, यानी कि ये ऑर्गेनिक कैल्सीफिरोल होता है, तो आर्गो कैल्सीफिरोल इसको बोल सकते हैं। तो कैल्सीफिरोल वैसे इसका रासायनिक नाम, ध्यान रखें कैल्सीफिरोल है ना। कैल्सीफिरोल कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है, ठीक, कैल्सीफिरोल कैल्सीफिरोल, हिंदी में देखें कैल्सीफिरोल क्या है, इसकी ट्रिक है, तो वो ट्रिक आएगी ना तब पढ़ेंगे। कैल्सीफिरोल है ना। इसका प्राप्ति स्रोत जो होता है विटामिन डी का वो होता है यकृत का तेल है ना, अरंडी सॉरी अंडा, मांस और मछली और मक्खन, जो दूध से निकलता है मक्खन,
वो इसका अच्छा स्रोत है, यानी दूध बेस्ट होता है सभी के लिए। तो मक्खन जो होता है इसका स्रोत होता है, यकृत तेल होता है, अंडा मांस मछली होता है। और सबसे बढ़िया बात होती है कि जैसे सुबह सुबह जो अर्ली मॉर्निंग जो सूर्य का प्रकाश आता है, सनलाइट आती है, अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल सुबह उठिए, जब सूर्य निकलता है उससे पहले उठिए, और सूर्य निकलता है उस टाइम आप सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। जो प्रकाश पड़ता है, अगर पौधों में पड़ता है तो पौधों का जो होता है ना जो एक होता है एर्गोस्ट्रोल, तो ये एर्गोस्ट्रोल होता है ना, इसके द्वारा ये बनता है विटामिन डी पौधों के अंदर। तो लेकिन हमारे त्वचा के नीचे जो है ना कुछ ग्लैंड्स होती हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है हमारी त्वचा के नीचे, तो वहाँ पे भी ना विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है हमारी त्वचा की जो ग्लैंड्स होती है, त्वचा के नीचे जो विटामिन डी का फॉर्मेशन करने वाली ग्लैंड्स होती हैं। तो हमें सुबह सुबह क्या करना चाहिए, जो सूर्य होता है उसके सामने खड़ा होना चाहिए ना, जिससे क्या होता है कि हमें विटामिन डी जो है ना हमारी त्वचा, ऐसे नहीं कि सूर्य के सामने खड़े हो गए तो उससे विटामिन डी अपने आप हो जाएगी, मुंह फाड़ लो, ये नहीं होता। इसमें क्या है कि जैसे खड़े होंगे तो त्वचा के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो विटामिन डी का फॉर्मेशन करती हैं, जैसे पादपों में होता है एर्गोस्ट्रोल। तो ऐसे ही जंतुओं में भी विटामिन डी के जो जो है ना डी के संश्लेषण के लिए ना त्वचा के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं। इसका जो कार्य होता है, ये क्या कार्य होता है विटामिन डी का, वो होता है आंतों से कैल्शियम व फास्फोरस जो होते हैं ना, हमारी जो आंत होती हैं, इन आंतों से कैल्शियम और फास्फोरस को होता है उनको अवशोषित कर लेती है, कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित कर लेती है। इसका मतलब क्या हो गया भाई, विटामिन डी हो जाए ना कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करेगी आंतों से। अब कैल्शियम फास्फोरस क्या करते हैं, हमारे हड्डियों का फॉर्मेशन करते हैं, दांत हड्डियां जो हड्डी बनी होती है वो कैल्शियम फास्फोरस की तो बनी होती है, इसलिए इनको अवशोषित कर लेती हैं। इनका मतलब हड्डियों को मजबूत करना, सिंपली, और वृद्धि करना। क्यों, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषित करेंगी तो जो हड्डियां होती हैं वो क्या करेंगी, वहाँ पे जमा होंगे, ये जमा होंगे तो हड्डियों में वृद्धि होगी, यानी कि वो बढ़ेंगी बढ़ेंगी तो शरीर की ग्रोथ होगी, है ना। तो वृद्धि करना इसका कार्य हो गया। अब इसी के संदर्भ में अभावजन्य रोग, अगर ये कमी हो जाए इसकी लगातार ना मिल पाए, तो देखो इससे एक होता है रिकेट्स। रिकेट्स रोग होता है ना, वो बच्चों में होता है, हड्डियों का मुड़ जाना, विकृत हो जाने से हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो ये होता है बच्चों में। और इसके अलावा रिकेट्स के अलावा ना एक बड़ों में भी होता है ना। रिकेट्स ये तो बच्चों में होता है, और एक बड़ों में भी होता है। ये बच्चों में और बड़ों में और होता है, शायद यहाँ पे लिखा नहीं गया है, ये आया नहीं होगा शायद, जब ये पेज की फोटोकॉपी हुई तो उस टाइम आया नहीं है ये, क्योंकि रिकेट्स जो होता है ना, इससे मेन जो रोग होता है वो रिकेट्स होता है, जो बच्चों के अंदर होता है मुख्यतः इसके द्वारा होने वाला। और बड़ों में भी होता है, ठीक है, वो आया नहीं यहाँ पे, तो इसमें लिखा है, इसमें आया नहीं है भाई, ये आ नहीं पाया, शायद नीचे रह गया ये। तो ये होता है ओस्टियोमलेशिया, एक रोग होता है ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियो, मैं आपको ना पीडीएफ में भेज दूंगा, ये ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोमलेशिया, ये बड़ों में होता है भाई, वही हड्डियों का विकृत हो जाना, हड्डियां जो ना थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, तो अगर इसकी कमी हो जाती है विटामिन डी की, तो बच्चों में तो क्या होता है रिकेट्स, हड्डियों का मुड़ जाना, क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस को अब्जॉर्ब करता है ये आंतों से, तो हो नहीं पाता, इसलिए बच्चों में तो हो जाता है रिकेट्स, बच्चों में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो रिकेट्स ये मुख्य रोग है। फिर है ओस्टियोमलेशिया, ये बड़ों में होता है ओस्टियोमलेशिया, तो ध्यान रखें, ये बड़ों में होने वाला रोग है ओस्टियोमलेशिया, ठीक है। ये हड्डियों का विकृत होना ही होता है, क्योंकि कैल्शियम फास्फोरस की कमी होने के कारण हड्डियां जो होती है कमजोर हो जाती हैं, तो ये बच्चों में और बड़ों में दोनों में होता है, ठीक है। ये आया नहीं है नोट्स में, मैं आपको पीडीएफ में ये भेज दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो रोग होते हैं, रिकेट्स डी की कमी से, और ओस्टियोमलेशिया जो बड़ों में होने वाला रोग होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे विटामिन ई। विटामिन ई, देखो विटामिन ई जो है ना, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, हम इसको बोल सकते हैं टोकोफिरोल, ठीक, टोकोफिरोल। ये विटामिन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, इन चारों विटामिन जो है ना उनके टोकोफिरेल का मिश्रण होता है, टोकोफिरोल होता है इन चारों विटामिन का, अल्फा बीटा गामा का और डेल्टा का, ठीक है, इनका टोकोफिरोल होता है ये, ठीक, ये मिश्रण होता है इन चारों का, टोकोफिरोल मिश्रण, तो इसीलिए इसे टोकोफिरोल बोला जाता है। तो इसका जो रासायनिक है वो नाम है वो टोकोफिरोल, आप याद रख सकते हो टोकोफिरोल, है ना, ध्यान रखें टोकोफिरोल, ठीक। ये किस कौन कौन से विटामिन, चार विटामिन अल्फा बीटा गामा और डेल्टा, इन चार विटामिन का एक मिश्रण होता है जो टोकोफिरोल होता है, ठीक। प्राप्ति स्रोत क्या है इसके, देखो पादप पौधे जो होते हैं, छोटे पादप,
है ना। अंकुरित वगैरह होते हैं ना, जैसे जई होती है या गेहूं होता है, दाल, जो मूंग वगैरह होते हैं ना, उनको थोड़ा पानी में भिगो फिर उसको रख दो, वो अंकुरित हो जाए, उनको खाओ, ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है अंकुरित अनाज, दाल, चने हो गए, या फिर मूंग हो गया, चावल हो गए। चावल तो नहीं हो सकते, जल्दी से नहीं करते हैं, हो जाते हैं, बहुत अच्छे हो जाते हैं, लेकिन उनको पानी ज़्यादा चाहिए। तो चलो गेहूं और जौ होते हैं, जई जिसको बोलते हैं ना अपन, तो गेहूं और जौ जो होते हैं वो हो जाते हैं। तो अंकुरित अनाज खाओ, विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है अंकुरित अनाज में, इसलिए छोटे पादप, अब अंकुरण तो होता है वो बीजों का, किसी न किसी का, तो पादप जो छोटे पौधे होते हैं ना, हरे पादप, तो छोटे पादप पौधे, तो पादप बिनोला, बिनोला का मतलब होता है भाई, वैसे जो होता है ना कपास, कपास के अंदर से निकलता है उसका तेल होता है। सोयाबीन, सोयाबीन भी होता है, एक दाल होती है, तो बिनोला और सोयाबीन का तेल जो होता है ना, जैसे कपास का तेल बोलते हैं अपन, रिफाइनरी आता है वो हमारे यहाँ, तो सोयाबीन और कपास का तेल आता है, जिससे हम रिफाइंड रिफाइंड तेल के रूप में यूज़ करते हैं। अखरोट व बादाम का तेल, यानी अखरोट बादाम खा लो, उसमें भी विटामिन ई खूब भरपूर मात्रा मिलती है। गेहूं के अंकुरण, मैंने कहा ना अंकुर, गेहूं के अंकुर, गेहूं फूट जाता है, जैसे नवरात्रा करते हैं, नवरात्रा स्थापना में अपन या जौ रखते हैं, गेहूं रखते हैं शायद जनरली, तो उस गेहूं को ना अंकुरित हो जाते हैं, वो वाले अपन बगा के आते हैं, या तो कुएं में डालते हैं, पता नहीं कहाँ डालते हैं वो नवरात्रा वाले, या फिर कहीं पीपल के पेड़ के नीचे, कुछ ऐसा होता है, अब मुझे ध्यान नहीं है क्योंकि मैं करता नहीं ये चीज़, तो वो वहाँ पे रखते हैं। इसलिए अगर वो वहाँ रखने के बजाय अगर उनको अपन खाएं, सब्जी बना लो या फिर वैसे खाएं, जो भी है अपने जिस भी तरीके से खाएं, वो बहुत बेस्ट होता है, विटामिन ई का स्रोत होता है वो। बगाते हैं, पता नहीं एक परंपरा हो गई है, एक ऐसी परंपरा है, बगा देते हैं, बगाना नहीं चाहिए, खाएं तो उसमें विटामिन भी भरपूर मात्रा में मिलती है। तो चलो कार्य देखते हैं अब इसके। इसका कार्य होता है प्रतिओक्षीकारक, यानी ऑक्सीकरण क्रिया को रोकता है, ज़्यादा ऑक्सीकारक जो ना ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, तो उस प्रतिओक्षीकारक का काम करता है ये। अब देखो इसके अभावजन्य रोग क्या होते हैं। अगर इसकी कमी हो जाएगी विटामिन ई की, तो विटामिन ई की कमी से जो रोग होगा वो सबसे बड़ा जनन क्षमता में कमी, यानी जो लेडीजें होती हैं, यानी कि जो फीमेल होता है, फीमेल फीमेल जो होते हैं ना, उनके जनन क्षमता में कमी आ जाएगी अगर विटामिन ई की कमी हो जाती है। तो बांझपन जिसको बोलते हैं अपन अपनी भाषा में, बांझपन होता है, तो बांझपन हो जाता है इसकी वजह से अगर कमी हो जाती है तो विटामिन ई की। कुपोषण, कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। मांसपेशियों का पतन, यानी कि मांसपेशियां जो होती हैं वो कमजोर पड़ जाती हैं, धीरे धीरे वो मतलब डैमेज होने लग जाती है। नहीं, वहाँ पे वैसे बोलते हैं ना, हड्डियों का ढांचा सिकुड़ जाती है, तो मांसपेशियों का पतन का मतलब ये होता है कमजोर होने लग जाती है। तो ये इससे रोग होते हैं। मुख्य क्या था, जनन क्षमता में कमी, बांझपन आना, है ना। नेक्स्ट है विटामिन के, विटामिन के, और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। तो विटामिन के में विटामिन के 1 के 2 का एक मिश्रण होता है विटामिन के, जिसमें फाइलोक्विनोन एक रासायनिक नाम है इसका, फाइलोक्विनोन। फाइलोक्विनोन को विटामिन के बोलते हैं, जो के 1 और के 2 का मिश्रण होता है फाइलोक्विनोन। ठीक है। इसका जो प्राप्ति स्रोत है वो देखिए, प्राप्ति स्रोत क्या होता है इसका, कहाँ से प्राप्त होता है, तो प्राप्ति स्रोत होता है इसका हरी पत्तेदार सब्जियां, मोस्टली हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए आप, पालक वगैरह जो भी है, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर आप खाएंगे तो इससे विटामिन के अच्छी मात्रा मिलता है। उसके अलावा गाजर खाइए आप, है ना, गाजर का टॉप जो होता है ना, टॉप आगे वाला सिरा होता है, उसमें ज़्यादातर ये जो विटामिन के होता है ना वो पाया जाता है। तो गाजर खाइए आप, तो वैसे गाजर में होता ही है, टॉप में ज़्यादा होता है, बस ये है, लेकिन गाजर खाइए आप, गाजर में भी विटामिन के होता है। बाकी शुद्धांत्र जो होता है ना उसमें भी होता है, ये शुद्धांत्र के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ जो ना बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो भी इसका अच्छा स्रोत होता है विटामिन के का। सबसे बढ़िया होगी ना हरी सब्जी और गाजर खाइए आप, बढ़िया विटामिन के का स्रोत है। अभावजन्य रोग देखिए, अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है भाई, देखो सबसे बड़ा इसका रोग होता है रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी कि रक्त का थक्का जमने में या रक्त का थक्का बनने में देरी हो जाती है। देरी का मतलब क्या होता है भाई, रक्तस्राव हो जाएगा, रक्तस्राव होने की वजह से खून की कमी और मृत्यु हो जाएगी, सिंपल सी बात है। देखो होता क्या है, विटामिन के जो होता है ना वो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन बनाने में, देखो बायोलॉजी वालों को अच्छी तरह से है, रक्त का थक्का जमना वो उनको अच्छी तरह से पता होता है, थ्रोम्बिन को प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना, फिर वो एक जाल सी संरचना बना लेता है, फिर वहाँ पे ना जो सीरम होता है वो वहाँ पे आके उस जाल में फंस जाता है और धीरे धीरे वहाँ से फंस करके आगे रक्त को प्रवाहित नहीं होने देता है, रक्त का थक्का बनाता है। अब जब विटामिन के की कमी हो जाएगी तो वो थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन में बदलेगा नहीं, नहीं बदलेगा तो जाल नहीं बनेगा, जाल नहीं बनेगा तो रक्त बहता रहेगा, और रक्त बहेगा तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, जमेगा लेकिन बहुत देर में जमेगा, तो तब तक रक्त बह जाएगा चोट लगने के बाद, ऐसा होता है ना। इसके बाद में विटामिन एच है,
तो एच में जो होता है ना वो बायोटीन होता है, बायोटीन उसका रासायनिक नाम होता है। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रिक बनाई थी, तो विटामिन एच आगे रह गया थोड़ा। तो यहाँ पे जो ट्रिक है वो है रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। तो यहाँ पे देखो रे, रे का मतलब होता है जो विटामिन ए में था रेटिनल, विटामिन ए में रेटिनल, ठीक है। और थे, थे का मतलब होता है जैसे विटामिन बी 1 पढ़ा था अपने, थाइमीन, है ना, थे फॉर थाइमीन। तो रे फॉर रेटिनल विटामिन ए में, ठीक है। थे फॉर थाइमीन विटामिन बी में, ये बी वन मान लो, या विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स से पहले विटामिन बी माने तो थाइमीन बोला जाएगा उसको। और इसकी कमी से बेरी बेरी एक मुख्य रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, छोटी क्लास में पढ़ते हैं। वैसे बी कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन विटामिन बी का जो रासायनिक नाम होता है थाइमीन। सभी का तो नहीं कर सकते हम, है ना। राइबोफ्लेविन वगैरह विटामिन बी उसका होता है, राइबोफ्लेविन भी होता है ना विटामिन बी 2 का, राइबोफ्लेविन। तो इनका तो ट्रिक नहीं कर सकते। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को तो आप अलग से याद रख सकते हो, थायमिन, राइबोफ्लेविन, है ना। विटामिन बी 6 उसका होता है, क्योंकि अपन पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। तो ये विटामिन बी 6 जो होता है वो 3 पदार्थ थे, है ना, पायरोडॉक्सिन, पायरो पायरिडॉक्सल, है ना, पायरिडॉक्सिमिन, ये तीनों थे। फिर विटामिन बी 12 था, इसका था साइनो कोलबमिन। तो ये अलग अलग थे, तो इनको अलग अलग याद रखना पड़ेगा। लेकिन विटामिन बी के लिए अगर कंप्लीटली देखें तो थाइमिन होता है ना। तो रथ थे और थाइमिन हो गया। एक ए अभी बताया था मैंने, एसकार्बिक एसिड, सी का, विटामिन सी का क्या होता है, सी का होता है एसकार्बिक एसिड। फिर विटामिन डी मैंने बोला था, रथ एक ए फॉर एसकार्बिक एसिड, के फॉर कैल्सीफिरोल, मैंने बोला था ना इसको कैल्सीफिरोल में याद रख ले विटामिन डी में। तो विटामिन डी में कैल्सीफिरोल, आर्गो कैल्सीफिरोल, तो आर्गो आप उसके आगे लगा देंगे आर्गो, तो कैल्सीफिरोल याद रखेंगे, है ना। आर्गो आप अपने आप उसके आगे हो जाएगा, तो एक कैफ और कैल्सीफिरोल, है ना। फिर टो और फी, तो टो फॉर विटामिन ई के लिए आ जाएगा, वो आ जाएगा टोकोफिरोल। अभी बोला था मैंने टोकोफिरोल, विटामिन ई के लिए टोकोफिरोल। ये चार विटामिन का मिश्रण होता है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो इनका मिश्रण होता है टोकोफिरोल मिश्रण, है ना। तो टोकोफिरोल, विटामिन टोकोफिरोल, है ना। फिर इसके बाद में आता है फी, फी का मतलब होता है विटामिन के लिए, है ना। फी फॉर फै का मतलब फाइलो क्विनोन, अभी अभी पढ़ा था हमने, फाइलो क्विनोन, ये रहा, है ना, फाइलो क्विनोन। फी टोफी, फी फे 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 से ले लेंगे फाइलो क्विनोन। तो रथ एक टॉफी, फी फॉर फाइलो क्विनोन, ठीक। अब मैंने एक जैसे ना बिहारी बोलते हैं, बिहारी भाषा में, तो मैंने यहाँ पे बिहारी भाषा का एक वो लगा दिया, रथ एक टॉफी बा, बा मतलब एक विटामिन एच और होता है। तो यहाँ पे मैंने बिहारी भाषा में इसका ट्रिक बना दिया, रथ एक टॉफी बा, टॉफी बा, बा फोर मतलब यहाँ पे एच, विटामिन एच का होता है बायोटीन, ठीक। तो यहाँ पे एक बिहारी में बोलते हैं ना, रथ एक टॉफी बा, तो बिहारी में बोल देते हैं वो लोग रथ एक टॉफी बा, तो बा फॉर बायोटीन। तो यहाँ पे एच का जो नाम याद रखेंगे बायोटीन। अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद, केवल ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, है ना। अब आप सीक्वेंस से पढ़े आप याद रह जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो रथ एक टॉफी बा बहुत बढ़िया, आपको एक बार में याद हो जाएगा। तो इसलिए एक बिहारी लैंग्वेज और बहुत अच्छी तरह से याद रहती है, बिहारी लालू प्रसाद को सब जानते हैं। तो ये बिहारी लैंग्वेज में हो जाएगा। इसका ट्रिक हो गया इनके रासायनिक नामों, क्योंकि कंपटीशन लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रासायनिक नाम पूछ लिए जाते हैं कि इसका रासायनिक नाम होता है निम्न में से, तो उनमें से दे दिया जाता है। तो रथ एक टॉफी बा, अब आपको पता ही रहेगा ए बी सी डी ई के, ये तो सीक्वेंस हैं, और एच, तो इनका तो पता ही है। तो रथ एक टॉफी बा, तो अब उनको सीक्वेंस ऐसे कैसे याद रख लेंगे। तो ए का आर फॉर रेटिनल, है ना, इस प्रकार से आर, रे का मतलब आर ए का, और बे का मतलब विटामिन बी का, और ए का मतलब विटामिन सी का, और थे का मतलब विटामिन डी का। तो वह ऐसे कैसे सीक्वेंस में आप याद रखेंगे, रखे रथ एक टोफीबा, है ना, रथ एक टोफीबा, ये आप बिहारी लैंग्वेज में बोल रहे हैं एक तरह से। और इनके सभी के रासायनिक नामों की एक ट्रिक हो गई। बाकी बी कॉम्प्लेक्स की वो जो ट्रिक है वो आपको थोड़ी याद रखनी, वो मतलब ऐसे याद रखने पड़ेंगे। लेकिन विटामिन बी की कंप्लीटली थाइमिन, वो याद रखें, है ना। चलो यहाँ पे अब इसकी प्राप्ति स्रोत देखते हैं। एच के बायोटीन रासायनिक नाम, एच के प्राप्तिक स्रोत होते हैं खमीर, जैसे ना वो खमीर उठाना बोलते हैं जिसको ना, है ना, वृक, सॉरी ये वृक होते हैं, अंडा होता है, और सबसे पहले मैंने बोला था दूध मोस्ट है। तो दूध में सब कुछ आ जाता है, ऐसे मान लो आप। तो खमीर, अंडा, वृक, दूध, ये इसके प्राप्ति स्रोत होते हैं, ठीक है। कार्य देखिए इसके उपापचय क्रिया में, यानी हमारी जो मेटाबॉलिज्म, जो क्रियाएं होती हैं, जैविक क्रियाएं होती हैं,
उपापचय का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने वाली जो होती है, न्यूट्रिशन वाली क्रियाएं जो होती हैं, उपापचय कहलाती है। अपचय उपचय दो होती हैं, ये मैंने आपको इसी पार्ट में शुरू में बताया था। अपचय उपचय दोनों को मिला के बोलते हैं उपापचय। तो उपापचय मेटाबॉलिज्म इनको इंग्लिश में बोला जाता है। तो इन क्रियाओं के लिए विटामिन एच जो होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखो इसकी कमी अगर हो जाती है तो अभावजन्य रोग क्या होता है। विटामिन एच की कमी अगर लगातार हो जाती है, यानी कि अगर दूध लंबे समय तक नहीं पिया जाए, खमीर जैसे ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाए, तो इसकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से बालों का गिरना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। विटामिन एच की कमी से बालों का गिरना, और दूसरा होता है लकवापन आ जाना, है ना। शरीर में पैरालिसिस सा हो जाएगा, हाथ पैरों में जान जो होती है वो निकल जाती है, एक तरह से मतलब दम से निकल जाती है, तो उसे बोलते हैं। तो सबसे बड़ा बड़ा इसका जो कारण होता है अभावजन्य रोग होता है बालों का गिरना, और दूसरा होता है लकवा। ये दो रोग आप याद रख लेंगे विटामिन एच के। तो यहाँ पे ये विटामिन हो गए, इनके रासायनिक नाम याद करने का बहुत बढ़िया ट्रिक मैंने बता रखा है आप लोगों को। ये है रथ एक टॉफी बा, ठीक है, ये अच्छी तरह से याद रख लेंगे, हो गया होगा, रटा गया होगा आपके। तो ये इन सभी विटामिन का रासायनिक नाम है। बाकी आपको इनको, हाँ ये है कि ये एक बार याद रखने पड़ेंगे, है ना, लर्न करना पड़ेगा इन चीज़ों को। बाकी आपको ट्रिक में ये याद रखने पे, ये लर्न हो गए, फिर उसके बाद में सीक्वेंस नहीं याद है ना, तो अपने आप ये इससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एंजाइम की। ठीक है, हमारा विटामिन कंप्लीट हुआ, अब हम पढ़ेंगे एंजाइम। देखो ये जो शब्द बना हुआ है ना, यहाँ पे देखो ENZYME, तो इन जाइम बना हुआ है ना। तो वैसे इन दो शब्द हैं यहाँ पे, उन दो शब्दों को मिला करके बनाया गया एंजाइम। ठीक है, इस एंजाइम को जैविक या जैव उत्प्रेरक भी कहा जाता है। एंजाइम जो होता है ना वो जैव उत्प्रेरक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर में होने वाली जो क्रियाएं होती है ना, उन क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। उन क्रियाओं को, वेग को बढ़ाना या फिर वेग को कम करना, तो ये सारा काम जो होता है वो एंजाइम्स का होता है। तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रियाओं को ये उत्प्रेरित करती है, इसलिए एंजाइम जो होते हैं ना वो जैविक उत्प्रेरक भी या जैव उत्प्रेरक भी कहलाते हैं। ठीक है, एंजाइम जो शब्द बना है वो जर्मन भाषा जो है, उस जर्मन भाषा की, मैंने बोला शुरू में दो शब्द हैं, इन प्लस जाइमेज। इन प्लस जाइमेज, इनका मतलब होता है अंदर, ये तो होता है। जाइमेज का मतलब होता है ईस्ट, खमीर जिसको बोलते हैं अपन, कवक, है ना, ईस्ट खमीर, खमीर उठाना। तो इन प्लस जाइमेज, यानी एंजाइम शब्द इन प्लस जाइमेज से बना है, जो जर्मन भाषा के दो शब्द हैं इन प्लस जाइमेज। तो यहाँ इन प्लस जाइमेज का जहाँ अर्थ है पूरे का दोनों का मिला करके, यानी इन जाइमेज का मतलब ईस्ट खमीर होता है, इनका मतलब अंदर, तो खमीर के अंदर से प्राप्त किया गया। तो इन प्लस जाइमेज, इन दोनों शब्दों का अर्थ कंप्लीटली होता है खमीर यानी ईस्ट के अंदर से प्राप्त किया गया, इन जाइमेज, है ना। तो ये हो गया जाइमेज, यानी एंजाइम का कंप्लीट अर्थ ईस्ट या खमीर के अंदर से प्राप्त किया गया। ठीक है, अब देखो इसको सर्वप्रथम जो है ना, ये जो एंजाइम होता है, इसमें सर्वप्रथम सबसे पहले एक नाम साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जीलियस, है ना। इन्होंने एमाइलेज एंजाइम की खोज की थी भाई, सबसे पहले एंजाइम कौन सा, बर्जीलियस ने बताया। कौन सा, एमाइलेज एंजाइम, यानी एमाइलेज एंजाइम की खोज किसने की, बर्जीलियस ने। कंपटीशन लेवल पे ये बन जाते हैं। तो एमाइलेज एंजाइम की खोज बर्जीलियस ने की थी। ठीक है, इसके अलावा इससे पहले जो इसका नाम दिया गया था डब्ल्यू कुहेन, यानी एंजाइम जो नाम दिया, सर्वप्रथम खोज तो किसने की, बर्जीलियस ने एमाइलेज की खोज की। ठीक है, एमाइलेज एंजाइम की, लेकिन एंजाइम को एंजाइम नाम किसने दिया, तो सर्वप्रथम एंजाइम को एंजाइम नाम जो है वो डब्ल्यू कोहेन ने दिया। याद रखें, ये कंपटीशन लेवल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, और एक नंबर के क्वेश्चन भी होते हैं ये। अगर ये 1 से 13 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें 1 नंबर का आता है कि एमाइलेज एंजाइम सबसे पहले खोजा गया था बर्जीलियस द्वारा, है ना। और एंजाइम का नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम है डब्ल्यू कुहेन। ठीक है, तो इन्होंने दिया था। इस सन 1926 के अंदर एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था जेबी समनर, है ना, 1926 में जेबी समनर। तो जेबी समनर जो है ना, उन्होंने एक एंजाइम जो है उसके क्रिस्टल प्राप्त किए थे, उस एंजाइम का नाम है यूरिएज एंजाइम। तो यूरिएज एंजाइम, यूरिएज का मतलब होता है यूरिया जो होता है ना, यूरिया, हाँ, उस यूरिया को अपघटित करने वाले एंजाइम को यूरिएज कहते हैं। तो ये जो यूरिएज एंजाइम है ना, इसके क्रिस्टल प्राप्त किए थे सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर, यानी संश्लेषित किया था, सिंथेटिक जो है ना वो है ये सिंथेसिस किया था इसका, यूरिएज एंजाइम का क्रिस्टल प्राप्त किए थे किसने, जेबी समनर ने। ये ध्यान रखेंगे, कब, 1926 में। ये कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन बन जाता है। वैसे यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है अपनी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो, लेकिन फिर भी कंपटीशन लेवल पे ध्यान रखें कि जेबी समनर ने यूरिएज एंजाइम जो है उसके क्रिस्टल प्राप्त किए थे सबसे पहले प्रयोगशाला के अंदर। तो प्रयोगशाला के अंदर सबसे पहले यूरिएज एंजाइम के क्रिस्टल प्राप्त किए थे जेबी समनर ने, है ना,
1926 में, 1926, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इन्होंने ये भी बताया था कि एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन अणु होते हैं, क्योंकि प्रोटीन क्रिस्टल ही होते हैं, इसलिए इन्होंने उसके क्रिस्टल प्राप्त करके बताया कि एंजाइम जो होते हैं ना वो प्रोटीन अणु होते हैं। लेकिन फिर आगे बात करी गई थी कि एंजाइम, सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं, जैसे आरएनए, आरएनए प्रोटीन नहीं होता है लेकिन एंजाइम होता है, इसीलिए एंजाइम जो होते हैं ना वो ज्यादातर प्रोटीन होते हैं, गोलाकार प्रोटीन अणु होते हैं। इसके गुणधर्मों में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एंजाइम की डेफिनेशन। डेफिनेशन जो होती है एंजाइम की परिभाषा, ये मेयर बेकर के अनुसार दी गई है भाई। एंजाइम की परिभाषा जो है मेयर बेकर के अनुसार जो सुटेबल परिभाषा मानी गई है, मेयर बेकर जी ने दी थी, वो परिभाषा मानी गई है। तो देखो मेयर बेकर जी ने क्या कहा कि एंजाइम क्या होते हैं। देखो हमने कैटालिस्ट जो होते हैं ना, उत्प्रेरक जिनको बोला जाता है, तो जो उत्प्रेरक यानी कैटालिस्ट होते हैं, उन कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरकों के बारे में हमने पढ़ा है पहले, छोटी क्लासों में बहुत आ गए। उत्प्रेरक वे रासायनिक पदार्थ या वे बाह्य पदार्थ होते हैं जो किसी भी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेते हैं और उसके वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं, उत्प्रेरक कहलाते हैं, यानी कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो एंजाइम भी लाइक उत्प्रेरक, बिल्कुल उत्प्रेरक के जैसे होते हैं, लेकिन ये जैविक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इसीलिए ये जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं, जैव अणु होते हैं या प्रोटीन अणु होते हैं, है ना। इसीलिए मेयर बेकर जी ने यहाँ पे इसकी जो परिभाषा दी है उस इसमें इन्होंने जैव अणु या प्रोटीन अणु बोला है। तो वे जैव अणु या प्रोटीन अणु जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना, यानी खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और ये हम एंजाइम की क्रियाविधि में पढ़ेंगे कि कैसे बिना परिवर्तित हुए कैसे प्रोडक्ट बना देता है ये सब्सटेंस से, तो वो हम पढ़ेंगे। तो वे जैव अणु या प्रोटीन अणु जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना, यानी कि खुद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो स्वयं परिवर्तित हुए बिना जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, एंजाइम कहलाते हैं। यानी खुद में कोई परिवर्तन नहीं होता लेकिन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर देते हैं, अर्थात उनके वेग को कम या ज्यादा कर देते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? एंजाइम्स कहलाते हैं। ओके, ध्यान रखें भाई, इसकी परिभाषा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में पढ़ेंगे एंजाइम के गुणधर्म, है ना। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, हम बोल सकते हैं भौतिक गुणधर्म या फिर गुणधर्म बोले, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। तो इसकी जो गुणधर्म है वो क्या है? देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एंजाइम की, तो ज्यादातर मोस्टली जो एंजाइम होते हैं, अधिकांश एंजाइम होते हैं वो रंगहीन होते हैं, रंगहीन होते हैं, इनका कोई रंग नहीं होता, रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, ठीक। तथा ये जल एवं लवणों के तनु विलियों में विलय होते हैं, ये जल में भी घुल जाते हैं, और लवण जो होते हैं उनके तनु विलियन होते हैं ना, उनको उन लवणों के विलियन में पानी डाल दो, बहुत ज्यादा तनु हो जाएगा, उसके अंदर भी एंजाइम घुल जाते हैं। तो पहला होता है अधिकांश एंजाइम रंगहीन होते हैं, क्रिस्टलीय होते हैं, तथा जल एवं लवणों के तनु विलियनों में विलय होते हैं, घुल जाते हैं, ठीक। दूसरा इसका जो गुणधर्म है वो है एंजाइम होते हैं ना, गोलाकार प्रोटीन होते हैं, सामान्यतः गोलाकार प्रोटीन होते हैं। दानेदार प्रोटीन, आपने प्रोटीन के उसमें पढ़ा था हमने वर्गीकरण में, दानेदार प्रोटीन, तो उस टाइप के होते हैं गोलाकार प्रोटीन। दाने का मतलब गोले गोले से, मणिये मणिये से, है ना, हो जाते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं ना गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ठीक। लेकिन कुछ एंजाइम जो होते हैं, कुछ एंजाइम का मतलब होता है जैसे आरएनए में जो एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम जो होते हैं जैसे आरएनए, ये प्रोटीन नहीं भी होते हैं, यानी कुछ एंजाइम प्रोटीन नहीं होते, बाकी एंजाइम जो होते हैं वो लगभग, यानी अधिकांशतः एंजाइम जो होते हैं ना वो गोलाकार प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तीसरा इसका जो गुण है, एंजाइम अति विशिष्ट होते हैं, अति विशिष्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट। अति विशिष्ट का मतलब होता है कि एक एंजाइम एक ही रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, एक प्रकार का जो एंजाइम होता है ना वो एक ही प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करेगा, दूसरी को नहीं करेगा। देखो अति विशिष्ट का मतलब ये होता है, अर्थात एक एंजाइम जो ना एक ही प्रकार की अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है, दूसरी को नहीं करेगा। यानी एक प्रकार का एंजाइम केवल एक ही प्रकार की, अब उसमें कितने क्रियाकारक अणु हैं वो कितने भी हो सकते हैं, उनको सबको उत्प्रेरित करेगा लेकिन एक ही प्रकार की रिएक्शन को। एग्जाम्पल जैसे है एमाइलेज। एमाइलेज जो एंजाइम है, ये एंजाइम केवल स्टार्च के अपघटन को ही उत्प्रेरित करता है, यानी स्टार्च का अपघटन करेगा और उसको सेलुलोज में अपघटित कर देगा, यानी स्टार्च को सेलुलोज में अपघटित कर देगा। कौन? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को सेलुलोज में अपघटित करता है, ठीक। तो ये एमाइलेज स्टार्च के अपघटन को उत्प्रेरित करता है, सेलुलोज के अपघटन को, सॉरी, यानी एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो स्टार्च के अपघटन को ही उत्प्रेरित करता है, सेलुलोज का अपघटन नहीं करता है, सेलुलोज का अपघटन नहीं करता है, ठीक है। तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है वो केवल स्टार्च का अपघटन करेगा। एमाइलेज एंजाइम अगर सेलुलोज के अंदर डालेंगे तो इसका अपघटन नहीं होगा। सेलुलोज एंजाइम, ये जो एमाइलेज है वो सेलुलोज का अपघटन नहीं करता है, केवल स्टार्च का ही अपघटन करता है, ठीक है। तो एमाइलेज किसका अपघटन करेगा?
स्टार्च का जल अपघटन कर देगा, ठीक। स्टार्च को या तो माल्टोज में बदलेगा, ठीक, या फिर इसे माल्टोज में ही बदलेगा, ग्लूकोज में तो नहीं बदलेगा, क्योंकि माल्टोज को फिर माल्टेज एंजाइम ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन एमाइलेज जो है ना वो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, लेकिन सेलुलोज का अपघटन नहीं करेगा। तो जो एंजाइम है वो सेलुलोज का अपघटन नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चौथे गुणधर्म की, वो है एंजाइम जो होते हैं वो पीएच। पीएच का मतलब होता है इनका फिक्स पीएच होता है शरीर का, वो होता है 6 से 8, यानी एंजाइम जो होते हैं शरीर के 6 से 8 पीएच दे रखा है ब्रैकेट में, शरीर के 6 से 8 6 to 8 पीएच पर ही ये काम करता है। और शरीर के ताप होता है 310 केल्विन, यानी शरीर का ताप अगर 310 केल्विन है तो ये मतलब इसके प्रति संवेदी होगा, यानी इसके प्रति अधिक क्रियाशील होगा। तो पीएच कितना होगा 6 से 8, और टेम्परेचर कितना होगा शरीर का 310 केल्विन, यानी कि ये एंजाइम जो होते हैं वो पीएच और ताप दोनों के प्रति संवेदी होते हैं। लेकिन पीएच कितना 6 से 8, कम ज़्यादा होता है तो ये अधिक क्रियाशील नहीं होते, यानी सक्रिय नहीं होते हैं, और 310 केल्विन ताप पर। तो एंजाइम जो होते हैं वो पीएच और ताप के प्रति संवेदी होते हैं, ठीक। नंबर 5 पे है एंजाइम क्रियाकारक अणु से क्रिया करता है। जो भी सब्सटेंस आएगा उस सब्सटेंस से क्रिया करेगा, और ये सब्सटेंस से क्रिया करके और एंजाइम क्रियाकारक संकुल का फॉर्मेशन करता है। एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाता है, ये देखिए, इससे संकुल का फॉर्मेशन करता है। तो एंजाइम क्रियाकारक अणु के साथ में क्रिया करके एंजाइम क्रियाकारक संकुल का निर्माण करता है, या एंजाइम क्रियाकारक संकुल बनाता है। तो ये हो गए एंजाइम के गुणधर्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, ठीक। अब हम बात करते हैं एंजाइम का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम। इन एंजाइम का नामकरण किस प्रकार से लिखा जाता है, किस प्रकार से नामकरण किया जाता है। तो देखो एंजाइम का नामकरण जो है ना वो आधुनिक पद्धति के अनुसार, जो आधुनिक पद्धति है उसके अनुसार एंजाइम जिस भी क्रियाकारक पर क्रिया कर रहे हैं, जिस भी क्रियाकारक के ऊपर क्रिया करता है एंजाइम, आधुनिक पद्धति के अनुसार कैसे नामकरण किया जाता है कि एंजाइम जिस भी क्रियाकारक पर क्रिया करता है उस क्रियाकारक के जो मूल शब्द होता है उसके पीछे एज अनुलग्न लगा देते हैं, एएससी एज अनुलग्न लगा देते हैं, और एंजाइम का नाम दे दिया जाता है। तो एज अनुलग्न लगा करके एंजाइम का नामकरण किया जाता है आधुनिक पद्धति के अनुसार। कहाँ जिस क्रियाकारक के साथ में क्रिया करता है एंजाइम, जिस क्रियाकारक के ऊपर क्रिया करता है उस क्रियाकारक के मूल जो नाम होता है, शब्द होता है, उसके पीछे एज अनुलग्न लगा करके इसका नामकरण किया जाता है। कैसे, जैसे देखो लिपिड, ठीक है, लिपिड ये एक क्रियाकारक है। लिपिड को ग्लिसरॉल में बदलने वाला या वसा अम्लों में बदलने वाला, यानी लिपिड को ग्लिसरॉल तथा वसा अम्लों में बदलने वाला जो एंजाइम है उस एंजाइम को लाइपेज कहते हैं। देखो लिपिड, लाइप और एज लगा दे तो लाइपेज हो गया, है ना। इसका मूल शब्द लाइप ले लिया और लाइप से एज लगा करके लाइपेज हो गया। तो लिपिड को ग्लिसरॉल वसा अम्ल में बदलने वाले एंजाइम को क्या बोलेंगे, लाइपेज। ये ऐसे नामकरण कर दिया गया इसका। अच्छा, प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम का नाम होता है प्रोटीएज, यानी प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम को प्रोटीएज। प्रोटीन होता है प्रोट, इसका मूल शब्द हो गया, एज लगा दे तो प्रोटी और एज, प्रोटीएज। तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने वाले एंजाइम को प्रोटीओज कहते हैं। माल्टोज को माल्टोज को ग्लूकोज में, लैक्टोज में नहीं होता, माल्टोज को ग्लूकोज में, अगर माल्टोज को ग्लूकोज में अगर कोई एंजाइम बदलता है तो उस एंजाइम को बोलते हैं माल्टेज। एज लगा दिया माल्ट के आगे, माल्ट प्लस एज, माल्टेज। तो माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम को बोलते हैं माल्टेज, ये एंजाइम बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया, माल्टोज को ग्लूकोज में बदलने वाले एंजाइम का नाम है माल्टेज। अब देखो एंजाइम जो है उसका वर्गीकरण दिया गया है, लगभग जो एंजाइम होते हैं ना उनका जो क्लासिफिकेशन, एक सारणी दी गई है, उसके अंदर एंजाइम जो होते हैं वो 6 प्रकार के एंजाइम, है ना, 6 टाइप का वर्गीकरण इसका है। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका जो वर्गीकरण मिलेगा ना आपको वो 314 पेज पे मिलेगा, 314 पेज पे एंजाइम का वर्गीकरण मिलेगा। तो आप इस सारणी को देख ले। वैसे देखो यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो नहीं है, नहीं आता है, तो आप एक सारणी है इसकी एंजाइम के वर्गीकरण की, तो ये आप ये सारणी देख लेंगे। यहाँ पे 314 पेज पे आपको ये सारणी मिल जाएगी। इस सारणी में आपको 6 प्रकार के एंजाइम मिलेंगे, है ना। पहला जो एंजाइम है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज, एज अनुलग्न लगाएंगे, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, यानी कि ये जो है ना ऑक्सीकरण और अपचयन जैसी क्रियाएं होती है ना उनके लिए सहायक होता है। फिर दूसरा होता है ट्रांसफरेज। ट्रांसफरेज का मतलब होता है एक पदार्थ के समूह को हटाता है दूसरे पदार्थ के समूह
से जोड़ देता है, यानी ट्रांसफर कर देता है, ट्रांसफरेज एंजाइम हो जाता है ना। हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कि ये जल अपघटन जो होता है ना जैविक क्रियाओं के अंदर, वो जल अपघटन को प्रेरित करता है। ठीक। चौथे प्रकार का लाइजेज, लाइगेज भी बोलते हैं इसे, लाइजेज भी बोलते हैं। तो लाइजेज जो एंजाइम होता है ना, वो क्या करता है कि कुछ जो समूह होते हैं ना, उन समूह को ये जोड़ देता है, संश्लेषण, सिंथेशन का काम कर देता है लाइजेज एंजाइम, है ना। तो ये जो भी समूह होते हैं ना, उनका अपनयन कर देता है, उत्प्रेरित करता है, और जिसके फलस्वरूप बंध उत्पन्न हो जाते हैं, सिंथेसिस कर देता है। आइसोमरेजेस यानी समावयवीकरण कर देता है ये। तो आइसोमरेजेस एंजाइम, और लाइगेजेस और सिंथेटेजेस, यानी लाइगेजेस का मतलब होता है ये संश्लेषण का काम करता है, समूह को संश्लेषित करने, जोड़ देता है, दो समूह को मिला करके ये संघनन की क्रिया करता है, संघनन की क्रिया के दौरान को जोड़ देता है। तो ये एक वर्गीकरण है, इसमें आप ध्यान रखें, बस एक सारणी देख ले एक बार आप, है ना। तो ये सारणी दी गई है आपको, ये सारणी एक बार देख लेनी है, और हो सके तो जब मैं आपको पीडीएफ भेजूँ तो उस पीडीएफ में ये सारणी दी गई ना, इस सारणी को आप उतार लें बाद में, जगह छोड़ करके, जब आप नोट्स उतारो तो वहाँ पे उतार लेना, ठीक है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ तक का ये वीडियो है वो समाप्त हुआ, एंजाइम का नामकरण तक। अब एंजाइम के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, इसका जो एंजाइम है उसकी क्रियाविधि, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म या मैकेनिज्म जो होती है इसकी, वो पढ़ेंगे। अब क्रियाविधि पढ़ेंगे एंजाइम की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। थैंक यू सो मच।